हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल भारत दर्पण। तो ये पता नहीं लगता है आप लोगों को इस चैनल से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहा है, जबकि यकीनन तौर पर हर टॉपिक को पूरी सरलता के साथ तार्किक रूप से मैं आपके सामने रखता हूं। फिर भी पता नहीं कहाँ पसंद नहीं आती है, क्योंकि देखते हैं लाइक सब्सक्राइब वो तो ही पहचान है लोकप्रियता का आजकल, या पसंद नापसंदगी का पहचान तो ही। खैर, मैं तो कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर सरल से सरल शब्दों में बड़े आसानी से वो तमाम विषय जो टॉपिक हम सामने रखते हैं परीक्षा को ध्यान में रखकर, जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा भी शिक्षक का एग्जाम हो या आने वाला एसएससी का एग्जाम हो, संघीय केंद्रीय का एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, सभी को ध्यान में रखते हुए एक ही साथ वीडियो में लो से लेकर हाई स्तर तक के बताया जाता है, ताकि पूरी तरह कॉन्फिडेंस होकर, पूरी तरह आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप प्रश्न को हल कर सके। चलिए, आज आपके सामने भारत का भौगोलिक विभाजन, जो कल मैंने भारत का भूगोल बताया था, उसी कड़ी का आज दूसरा पार्ट है। भारत को भौगोलिक रूप से मूलतः 4 भागों में बांटा गया है, जो आपका दिख रहा है बोर्ड पर। उत्तर का हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग और उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत को मोटे तौर पर ऐसे 5वां विभाजन जो इसका द्वीपीय क्षेत्र होता है, लेकिन मोटे तौर पर स्थलीय क्षेत्र में ये 4 विभाजन। सबसे उत्तर में अवस्थित है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे नवीनतम, सबसे नया पर्वत है, और ये मुर्दार पर्वत, बलित पर्वत का उदाहरण है। जहां आज हिमालय पर्वत अवस्थित है, वहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था। तो भारत का गोंडवाना लैंड और यूरेशिया क्षेत्र का अंगारा लैंड का अवसाद जो है लगातार टेथिस सागर में जमता गया, और पृथ्वी के विवर्तनिक घटना के कारण टेथिस सागर जो है वह ऊपर उठ गया। 2 प्लेटों के आपस में टकराने से, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के प्लेट के आपस में टकराने से, या भारतीय प्लेट और यूरेशिया के प्लेट के आपस में टकराने से, भारत और यूरेशिया प्लेट के टकराने से जो बीच का भाग है ऊपर उठ गया, और वहां हिमालय पर्वत की अवस्थिति है। वेगनर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, सारा विश्व पहले एक भाग में था। यदि आप पूरे ग्लोब पर नक्शे को जोड़ दे तो हर देश एक दूसरे से जो विभाजन है जुड़ करके एक स्थलीय भाग में बन जाएगा। पृथ्वी की विवर्तनिक घटना, ठोस द्रव गैस, पृथ्वी लगातार गतिमान है, ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। तो उस गतिमान अवस्था में कहीं उसमें तनाव उत्पन्न हुआ, तो कहीं वो सिकुड़न, तो कहीं फैलाव, और उससे विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण होता रहा, और आज भी होता जा रहा है। हिमालय पर्वत अभी भी निर्माण की अवस्था में। भारतीय यूरेशिया पर्वत आज भी लगातार उत्तर की ओर खिसक रहा है। आज जहां भारत अवस्थित है, तकरीबन 4 करोड़ वर्ष पहले ये अफ्रीका के पास था, इसलिए अफ्रीका के आवासीय या प्राकृतिक बनावट, वहाँ के प्राकृतिक रूप में जो वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो भारत और अफ्रीका में काफी हद तक समानता है। बीच में हिंद महासागर उभर आया क्योंकि दरार क्षेत्र पड़ गया। उसी प्रकार हिमालय की उत्पत्ति जहाँ दक्षिण में गहरा हो गया और वो हिंद महासागर बन गया, तो उत्तर में उथला हो गया और वो हिमालय पर्वत के रूप में सामने आया। तो हिमालय पर्वत को भी मोटे तौर पर 4 भागों, उसकी भौगोलिक विभाजन के आधार पर, एक को कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के पूर्व का भाग है, और ये काफी ऊंचा का क्षेत्र है जहां सालों भर बर्फ से आच्छादित होती है, इसलिए यहाँ लगभग पेड़ पौधे या पादप नहीं के बराबर पाए जाते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो हिमालय के पूर्व का भाग है, और इसी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से 3 नदियां भारत में प्रवाहित होने वाली, मुख्य 3 नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज निकलती है। अर्थात ये तीनों नदी हिमालय के निर्माण के पहले, हिमालय के निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित हो रही है, या यूं कह सकते हैं हिमालय को काट कर
ये नदियां भारतीय सीमा में प्रवेश करती हैं। ट्रांस हिमालय को भी बांटा गया है 3 भागों में, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय का 3 विभाग, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसी काराकोरम भाग में ही सियाचिन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित युद्ध क्षेत्र है। भारत 1984 से इस पर लगातार निगरानी कर रहा है, जहां का तापमान -40 डिग्री चला जाता है। इस ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में मोटे तौर पर 4 जो है वो आपका हिमखंड आता है, 4 विशाल ग्लेशियर है। सियाचिन ध्रुवीय क्षेत्र के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाता है। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, ये 4 ग्लेशियर जो बर्फ से आच्छादित रहता है। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। इसी काराकोरम श्रेणी का भाग हो जाता है, ये कैलाश से लेकर के तिब्बत में कैलाश से लेकर लद्दाख में राका पोशी, अर्थात काराकोरम श्रेणी कहाँ तक फैला हुआ है, तो काराकोरम श्रेणी उत्तर में तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तो कैलाश पर्वत से लेकर लद्दाख का राका पोशी तक का जो फैलाव है वो काराकोरम श्रेणी का है। तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, कहते हैं भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश पर्वत रहा है। प्राकृतिक वातावरण से लबरेज वो क्षेत्र कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज जो है राजनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोण से देखें तो वो भारत की कमजोरी या जो भी था, और वो आज चीन के अधिकार क्षेत्र में। और ये जो है वास्तव में देखा लद्दाख कहाँ तक फैला हुआ है, तो लद्दाख जो है श्योक नदी से लेकर सिंधु नदी तक का क्षेत्र। लद्दाख में मूलतः 2 नदी है, श्योक और सिंधु, और लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर ही अवस्थित है। लद्दाख की राजधानी जो लेह है वो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। ये हुआ काराकोरम से। काराकोरम में ही केटू अवस्थित है, जो दुनिया का, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 8611 मीटर, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, पीओके में है। लेकिन भौगोलिक रूप से वो तो पाकिस्तान के कब्जा में है और राजनीतिक तौर पर वो हमारा हिस्सा है। इसलिए जब प्रश्न आता है भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो केटू उत्तर देना है, क्योंकि वो व्यवहारिक रूप में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को। उस आधार पर वो भारत का हिस्सा है, जो अधिकृत रूप से, अनाधिकृत रूप से वो पाकिस्तान के पीओके में अवस्थित है। ये हुआ आपका काराकोरम श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी में यदि हम दर्रा की बात करें, तो दर्रा की चर्चा किसी अन्य खंड में हम लोग दर्रा के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए उसको छोड़ते भी। दूसरा होता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री, हिमों से आच्छादित के नाम से भी जानते हैं। तो बृहद हिमालय फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, तो नेपाल के नंगा पर्वत से लेकर यह जो है नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में नामचा पर्वत जो तिब्बत में है। तो नेपाल से लेकर तिब्बत तक के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और इसी बृहद हिमालय के क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के अलावा विश्व की 10 पर्वत चोटी में 8 हिमालय या ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। उसमें देखिए एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848.86 मीटर, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। कंचनजंगा जो भारत में अवस्थित है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अब भारत का तो हो जाता है केटू 8611 मीटर, लेकिन भारत में कंचनजंगा 8598 मीटर, तो विश्व की तीसरी पर्वत चोटी कंचनजंगा। इसके अलावा मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, इसमें देखिए 5 में एवरेस्ट भी नेपाल में है, मकालू भी नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में
अन्नपूर्णा भी नेपाल में, केवल कंचनजंगा सिक्किम भारत में अवस्थित है। यह जो है इसी क्षेत्र में, बृहत हिमालय के क्षेत्र में ही उत्तराखंड में कामेट, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अर्थात पूरा का पूरा जो उत्तराखंड है इसी बृहत हिमालय के क्षेत्र में आता है, जहां एक से एक धार्मिक और धार्मिक के अलावा विभिन्न प्रकार का जो पर्वतीय क्षेत्र पर्यटक स्थल कर सकते हैं। रानीखेत से लेकर चक्राता से लेकर ये सभी इसमें पड़ता है। इसमें कई पीक पॉइंट हैं जहां पर लोग, हनीमून पॉइंट हैं, साथ ही यहाँ पर जो है कई धार्मिक स्थल, कंचनजंगा से लेकर के नंदा देवी की पूजा हिमाचल प्रदेश में की जाती है, तो हिमाद्री के भाग में ही आपका यमुनोत्री, गंगोत्री तथा चार धाम का महत्वपूर्ण धाम आपको यहीं पर अवस्थित है। तो धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से ये काफी महत्व का। तीसरा होता है लघु हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, अर्थात हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो धार्मिक स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, वो सभी लघु हिमालय की श्रेणी में आता है। चाहे ज्वालामुखी देवी का मंदिर हो, या शिमला कुल्लू का जो क्षेत्र हो, मनाली का जो क्षेत्र हो, ये आपका लघु हिमालय की श्रेणी में आता है। और चौथा जो हिमालय का बाहरी, जैसे ट्रांस हिमालय हिमालय के पूर्व का है, तो शिवालिक हिमालय के बाद ये भाग है जो आपको सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र में, अर्थात कश्मीर लद्दाख से लेकर यह अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपके बिहार का जो चंपारण का जो भाग हो जाता है वो शिवालिक श्रेणी का ही भाग हो जाता है। तो ये नेपाल के क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा इसका भी पड़ता है। तो ये हुआ हिमालय का भौगोलिक विभाजन। अब हिमालय को यदि हम प्रादेशिक विभाजन को देखें तो प्रादेशिक तौर पर पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। पहला जो हिमालय बोला गया वो बोला गया पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है, सिंधु से सतलज। दूसरा हिमालय जो हुआ उसे बोलते हैं कुमायूं। कुमायूं पड़ता है उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय। ये जो है आपका सतलज से लेकर शारदा, और शारदा को ही बोलते हैं काली नदी। ये भारत और नेपाल के बीच एक प्रकार के सीमा रेखा पर सब विवाद बना हुआ रहता है, तो जिसे हम लोग उत्तराखंड में शारदा, उसे ही नेपाल में बोलते हैं काली नदी का जो क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय। तीसरा जो विभाजन होता है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय, जो शारदा नदी से शुरू होकर ये तीस्ता नदी तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। और जो चौथा विभाजन है उसे बोलते हैं असम हिमालय, जो ये फैला हुआ है तीस्ता से दिहांग, ऐसे कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र भी मिलेगा। तो क्योंकि दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, और दिहांग और लोहित नदी जब मिल जाती है तब इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग से नेपाल ये निकलती है, तिब्बत से, ट्रांस हिमालय से तिब्बत से निकलती है, तो वहाँ इसे यांगशाकपो नदी के नाम से जानते हैं। भारत में शुरू में दिहांग, बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता से दिहांग या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो विभाजन होता है ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है 4 भाग में, और ये हिमालय का 4 भाग में भौगोलिक विभाजन। यकीनन तौर पर हिमालय से आप भली भांति परिचित हो चुके, और हिमालय से जुड़ा हुआ ये जो क्वेश्चन होता है आपने देखा होगा कि बारंबार भिन्न भिन्न एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है। विद्यार्थीगण, आपसे आग्रह है कि यदि पढ़ाई बेहतर लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं 2D पॉइंट सही दृष्टिकोण से बताता हूं, तो आप जो है लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे। अब आइए उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो दुनिया का सबसे बड़ा समतल मैदान। अब जैसे कि आपका पता है उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये सब घास का मैदान है। उसी प्रकार का ये घास का मैदान तो नहीं, लेकिन उसी प्रकार का ये भी मैदान है जो समतल मैदान है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित
यह विश्व की सबसे बड़ा समतल और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का ये मैदान। विश्व में इतना बड़ा समतल मैदान कहीं नहीं पाया जाता। तो पूरे उत्तर भारत का जो मैदान है इसको दो भागों में बांटते हैं। गंगा के उत्तर का जो क्षेत्र हो जाता है वहां पर की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, और गंगा के दक्षिण का जो है वह मिट्टी को बोलते हैं बांगर मिट्टी। अर्थात उत्तर का मिट्टी को जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर मिट्टी, और दक्षिण का उसे बोलते हैं बांगर मिट्टी। दोनों मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। ये पुरानी जलोढ़ हुआ और ये नई जलोढ़ हुआ। और हिमालय का जो तराई प्रदेश की जो मिट्टी होती है, चंपारण हिस्से का तराई प्रदेश बोलते हैं, नेपाल का तराई, तो उसी खादर को जो एकदम खादर में भी नवीनतम इसमें कंकर पत्थर बजरी होता है उसे भांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस खादर मिट्टी को ही कछारी मिट्टी, खादर मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी का ही भाग होता है चिकनी मिट्टी, बलुआही मिट्टी इत्यादि के नाम से जानते हैं, जो विश्व का उपजाऊ, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कमी होती है, जीवाश्म का अभाव होता है। प्रत्येक वर्ष उस पर बाढ़ के मौसम में, बरसात के मौसम में नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी गाद को बिछा दी जाती है, उसकी उर्वरता लगातार निरंतरता के साथ बढ़ते रहता है। उत्तर का ये विशाल मैदान हो गया। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में यदि हम इसका प्रादेशिक विभाजन को देखें दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में विंध्य और सतपुरा पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक के क्षेत्र में। तो प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन ओर सागर से घिरा हो। तो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में ये विंध्य और सतपुरा पर्वत से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे ही दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। जो लावा निर्मित पठार है, अर्थात कभी वहां ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा और ज्वालामुखी से उद्भेदन से जो बेसाल्ट चट्टान बाहर निकलती है, उससे जो मिट्टी बनती है उसे ही रेगूर या काली मिट्टी के नाम से, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये लावा निर्मित पठार है। तो दक्षिण के पठारी भाग में ये तो हुआ। इसके अलावा ये दक्षिण का प्रायद्वीप में उत्तर में विंध्य और सतपुरा पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को आपस में जोड़ देती है नीलगिरी पर्वत। अर्थात यदि पर्वत के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर में विंध्य और सतपुरा पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, और दक्षिण पूर्वी और पश्चिम घाट को दक्षिण में नीलगिरी पर्वत आपस में जोड़ देती है। तो ये पर्वतीय दृष्टिकोण से इसका पठारी भाग का विभाजन हो गया। क्या क्या हुआ? उत्तर में विंध्य सतपुरा पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को जोड़ देती है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी जो पश्चिमी घाट में पड़ता है केरला में, उसका अनामुडी चोटी ये दक्षिण भारत का या पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी है, जो 2695 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत का है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, दोडा बेटा 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का अन्नामलाई पर्वत का अनामुडी जो केरला में है, और तमिलनाडु का दोडा बेटा। पूर्वी घाट ये पश्चिम घाट की तुलना में थोड़ी इसकी ऊंचाई कम है, तो यहाँ कुछ वर्षा भी कम होती है, अर्थात वृक्ष की सघनता भी कम है,
पश्चिमी घाट ऊंचा है, सघन है, वहाँ वहीं से भारत में मानसून का प्रवेश होता है, भरपूर वर्षा होती है। तो जैव विविधता के क्षेत्र में ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट क्षेत्र है। पश्चिम घाट का ही केरला का शांत घाटी भारत में सबसे अधिक जैव विविधता, और जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अब अपने व्यवहार में देखो, बरसात का जब मौसम होता है क्या काफी गर्मी होती है सावन भादों में, और उस मौसम में वर्षा भी होती है। तो अपनी अगल बगल देखते हैं रास्ते में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु। तो उसी समय चिकुनगुनिया, तो डेंगू और कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस उभर आते हैं। तो जहाँ ठंडा, जहाँ गर्मी अधिक हो, वर्षा अधिक हो, वहाँ जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो विश्व स्तर पर जैव विविधता सबसे अधिक विषुवत रेखा क्षेत्र में और सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। तो उसी प्रकार पश्चिमी घाट गर्म क्षेत्र है, उष्ण क्षेत्र है, और यहाँ आर्द्र, लगभग इस क्षेत्र में 500 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है, केरला से लेकर महाराष्ट्र तक में। तो यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट सघन है, पश्चिमी घाट ऊंचा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पश्चिम घाट में अवस्थित है। जैसे बृहत हिमालय को उत्तराखंड में हिमाद्री, उसी प्रकार महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री, सालों भर हरा भरा, सालों भर हरियाली छाया रहने वाला, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये हुआ प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की जैसे हिमालय के क्षेत्र की गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इसके अलावा इसमें सतलज, रावी, झेलम, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान इत्यादि जो नदियां हैं, हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इसमें सालों भर जल प्रवाहित होती है। जिसे आप जैसे गंडक नदी क्या बोलते हैं, सदा नीरा, सालों भर उसमें जल रहती है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय या अधिकांशतः बरसाती नदी है, लेकिन इसमें दक्षिण भारत की जो गोदावरी नदी है वो भारत में गंगा के बाद उसका फैलाव सर्वाधिक मात्रा में है, जहां उसका जल ग्रहण क्षेत्र, उसका मैदान गंगा के बाद भारत में सबसे ज्यादा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। उसके पश्चात जो है नर्मदा, और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। भारत में जितना ढाल है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। अब देखिए गंगा से हिमालय से निकल, हिमालय उत्तर में है, और जितनी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, इसके अलावा यहाँ तक कि देखिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, जो अरब सागर के तट पर अवस्थित है, लेकिन गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी कर्नाटका के से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो भारत की अधिकांश नदी जो पश्चिमी घाट के जो पूरब से निकलती है, सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से गुजरती हुई पूरब से पश्चिम जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में और नदियां गिरती है, साबरमती है, पेरियार है, मंडोवी है, बहुत सारी नदियां हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारत की लगभग 90% नदी जो है वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की सहायक नदी के रूप में काम करती है। तो दक्षिण भारत में दो नदी जो हो गया वो जिसमें अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी वो है नर्मदा नदी। ऐसे सिंधु नदी गिरती तो मूलतः पाकिस्तान की नदी हो जाती है वो। तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, जिसे गुजरात का जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं हम, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकली, अब वो भ्रंश घाटी से होते हुए चली गई खंभात की खाड़ी में, और अमरकंटक से निकली सो नदी, तो वो नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में गंगा मिल जाती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और सिंधु नदी, लगभग दोनों तिब्बत से निकलती है थोड़े से अंतर पर। तो सिंधु नदी लद्दाख के क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान चल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरब बंगाली खाड़ी चली जाती है। एक ही स्थान से निकलने वाली नदी का भी मार्ग भिन्न भिन्न हो सकता है। ये हुआ दक्षिण का प्रायद्वीप, और फिर पश्चिम उत्तर का मरुस्थल। ऐसे विश्व का अधिकांश मरुस्थल आप ग्लोब पर देखें
तो 15 से 30 डिग्री अक्षांश, अधिकांश मरुस्थल जो है वो 15 से 30 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के पश्चिम में। जैसे मरुस्थल कहाँ है, भारत का राजस्थान पश्चिम में पड़ता है। यह मरुस्थल दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान से का लगभग 61% भाग, 61.11% भाग यह थार मरुस्थल का पड़ता है। यह मरुस्थल पाकिस्तान के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। और दुनिया में जितने मरुस्थल हैं, विश्व का थार मरुस्थल ही जहां सबसे सघन आबादी है। विश्व में जितने मरुस्थल हैं, सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल से लेकर के एशिया का सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल, अटाकामा चिली का मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप महादेश में कोई मरुस्थल नहीं है। तो विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं, मरुस्थल कहते हैं जहां 10 सेंटीमीटर एवरेज तौर पर उससे या उससे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान का 61.11% मरुस्थल के क्षेत्र में पड़ता है। और ये थार मरुस्थल जहाँ खेतरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो मरुस्थल क्षेत्र में नखलिस्तान अर्थात जहाँ जल की संभावना रहती है, इसके चौड़े पत्ते होते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका छाल, फल, पत्ती, फूल सभी खाद्यान्न पदार्थ के रूप में या चिकित्सीय पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। राजस्थान में खेतरी का पेड़ को काटना मना है और वहाँ के लोग उसे धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा भी करते हैं। तो राजस्थान का ये थार मरुस्थल जहाँ दुनिया की सबसे सघन आबादी, यही मरुस्थल जहाँ सबसे अधिक लोग सघनता के साथ निवास करते हैं, यह पाया जाता है। इस प्रकार से ये भारत का भौगोलिक विभाजन हुआ। उम्मीद करते हैं इस भौगोलिक विभाजन से जुड़ा हुआ जब भी एग्जाम देते हैं, कम से कम हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे जरूर आता है। और विशेषकर यदि शिक्षक का एग्जाम देते हैं, बिहार में दरोगा का एग्जाम देते हैं, इस भाग से कल और आज का जो मैंने पढ़ाया, इससे कम से कम आपको 5 से 8 क्वेश्चन तो यकीनन तौर पर टैली करेगा ही करेगा। विद्यार्थी बताइए कैसा लगा, कमेंट करना आप ना भूलेंगे। आप साथ ही सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आज की तकनीकियों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को आप जैसे विद्यार्थी, समझदार विद्यार्थी कैसे भूल जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। तो इसको जरूर करेंगे। धन्यवाद।